स्टूडेंट्स, हमारा पहला और दूसरा टॉपिक पूरा हो चुका है। आज हम तीसरा टॉपिक ले रहे हैं और तीसरा टॉपिक है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये खूब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखो, विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखो, वे रसायन विज्ञान है, वह विज्ञान की शाखा है, और जो विद्युत रसायन है ये रसायन विज्ञान की शाखा है, या इसे विज्ञान की भी शाखा कह सकते हैं। तो विद्युत रसायन क्या है, ये दो शब्दों से मिला है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें एक तो हो गया विद्युत, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों का परिवाही क्या है, विद्युत। और केमिस्ट्री रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक क्रियाएं। तो इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन और रासायनिक क्रियाओं से संबंधित है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत और उसके लिए होने वाले रासायनिक परिवर्तन। तो विद्युत रसायन की परिभाषा देखो क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी प्रक्रम की रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का संबंध। देखो, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का संबंध, इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रसायन। तो हम बिल्कुल सरल है याद करने में, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का संबंध एवं उनके एक दूसरे में अंतरा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूं, विद्युत रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में, ये जो अंतर परिवर्तन होता है इसका अध्ययन किया जाता है, वही रसायन विज्ञान की शाखा विद्युत रसायन कहलाती है। तो एक बार आप पुनः याद सुन लोगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी प्रक्रम की रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का संबंध एवं उनके एक दूसरे में अंतरा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वही विद्युत रसायन कहलाता है। या इसको इस शब्दों में कर लो, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा का संबंध एवं उनके एक दूसरे में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। बिल्कुल इंपोर्टेंट परिभाषा है। आगे देखो, इस विद्युत रसायन का मुख्य आधार उपापचय या रेडॉक्स अभिक्रिया है। पूरा विद्युत रसायन है वो ऑक्सीकरण व अपचयन और दोनों एक साथ होती हैं तो रेडॉक्स। तो विद्युत रसायन का मुख्य आधार रेडॉक्स उपापचय अभिक्रिया होती है। चलिए, ये हुआ विद्युत रसायन की परिभाषा के संबंध में कॉन्सेप्ट। अब चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा है। पहला भाग है चालक, कंडक्टर्स। चालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है, या यूं कहें ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा गुजर सकती है, चालक कहलाते हैं। जैसे Cu, कॉपर, Ag, चांदी, टिन, Fe, लोहा, धातुएं आदि। इन धातुओं में से विद्युत का प्रवाह हो सकता है
तो ये जिन पदार्थों में से विद्युत का प्रवाह हो सकता है या विद्युत गुजर सकती है उन्हें कहते हैं चालक। यहाँ आप एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, आप लिख लोगे। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की है। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता है, सबसे अधिक विद्युत चालकता ये किसकी है आप याद रखना, ये है Hg की। Hg को क्या कहते हैं, चांदी। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होगी, चांदी की। हमारे जो घरों में विद्युत लाइन है वो तांबे के तार की बनी हुई होती है, जबकि विद्युत चालकता चांदी की अधिक है। पर चांदी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए चांदी महंगी है, इसलिए हम चांदी के तार घरों में प्रयोग नहीं करते। चलो अब देखो, ये जो चालक है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है धात्विक चालक और दूसरा प्रकार है विद्युत अपघट्य। हमने पढ़ा चालक दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, पहला चालक है धात्विक चालक और दूसरा कौन सा चालक है, विद्युत अपघट्य। अच्छा, धात्विक चालक क्या होते हैं, वे धात्विक पदार्थ जिनमें बिना किसी परिवर्तन के, यहाँ दो बातें इंपोर्टेंट करेंगे, वे धात्विक पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। तो धात्विक चालक की क्या परिभाषा हुई, वे धात्विक पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। उदाहरण Cu, Hg, Au, सोना, चांदी, तांबा, ये सब इस श्रेणी में आ जाते हैं। यहाँ एक बात आप और लिखोगे, इसका नोट्स बना लोगे या इसकी आप फोटो ले लें। अब देखो यहाँ हम जो कर रहे हैं, पहला धात्विक चालक, इन धात्विक चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। याद रखना, ये सोना, चांदी, ये जो धातु हैं इनमें विद्युत का चालन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। चलो इतनी बात याद रख लो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। एक और इंपोर्टेंट रखोगे, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न हम और भी कर देते हैं, क्या, यदि ताप बढ़ा दिया जाए, यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो धात्विक चालकों की चालकता घट जाती है, धात्विक चालकों की चालकता घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि ये धातु है और ये धातु में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, यदि हम ताप बढ़ा देंगे तो इनमें कंपन गति होने लगती है और इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा पहुंचती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की चालकता घटती है, धात्विक चालकों की चालकता घटती है। तीन बात याद कर ली धात्विक चालकों में। एक तो सबसे पहली बात, इनमें विद्युत का प्रवाह होता है बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के। दूसरी बात, इनमें विद्युत
विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। तीसरा, यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो धात्विक चालकों की चालकता घट जाती है। एक चौथा, विद्युत इनमें से गुजरने पर इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो ये चार बात याद रखोगे आप इनके लिए, धात्विक चालकों के लिए। अब देखो दूसरा है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन के रूप में संभव है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह उनकी गलित अवस्था या जलीय विलयन, मतलब ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, इनको या तो उनको गलित अवस्था में संग्रहित कर ले या जलीय विलयन बना ले, जलीय विलयन के रूप में संभव है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अच्छा, इनमें आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आप एक बात याद रखना, धात्विक चालकों में किसके कारण होता है विद्युत धारा का प्रवाह? इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। और यहाँ किसके कारण होता है? आयनों के कारण। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे एक विद्युत अपघट्य का उदाहरण हम लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण भाषा में जिसे नमक कहते हैं। यह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि इसके सोडियम और क्लोराइड आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये आयनिक बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं। पर इसको गलित या जलीय विलयन में ये टूट जाता है आयनों में Na+ और Cl-। अब इन आयनों के कारण Na+Cl के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। तो याद रखोगे, इनमें आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि यहाँ आयन गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं। इस ठोस अवस्था में ये जो NaCl में है, सोडियम और क्लोराइड आयन, ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। और जैसे गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत का प्रवाह करते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण देखो, NaCl, KCl, NH4OH। यहाँ इसमें हम 2-3 बात और याद करेंगे। ये जो विद्युत अपघट्य हैं, इन विद्युत अपघट्य में आप एक बात पढ़ चुके हो कि विद्युत का चालन किसके कारण होता है? आयनों के कारण। दूसरा एक और, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इनमें होता है विद्युत अपघट्य में, जबकि धात्विक चालकों में नहीं होता था, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता था। इनमें दूसरा अंतर हो गया, विद्युत अपघट्य में रासायनिक परिवर्तन होता है जबकि धात्विक चालकों में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, एक प्रश्न हम और लिखेंगे इसी में। देखो, पहली बात, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, गलित या जलीय विलयन में करते हैं। इनमें चालन करने वाले आयन होते हैं। और दूसरा, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा, जो ताप का प्रभाव है वो इनके विपरीत है, धात्विक चालकों के। ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ती है। अच्छा प्रश्न है। इनमें तो ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता घटती थी, इनमें ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? उसका कारण है, देखो, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के
घट्टे के वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण देखो, जैसे NaCl है, इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसके वियोजन, वियोजन का मतलब इसके आयन में टूटना, Na+Cl, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा, चालकता स्वतः बढ़ेगी। तो आप एक क्वेश्चन करके भी लेके आओगे, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, धात्विक चालक व विद्युत अपघट्य चालकों में अंतर लिखो। मैं बता देता हूं, कॉपी में आप दोनों तरफ चार्ट बना के करके लाओगे। ये धात्विक चालक हैं, इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि विद्युत अपघट्य चालक, विद्युत अपघट्य चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा, इसमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन करते हैं और विद्युत अपघट्य में विद्युत का चालन आयन करते हैं। तीसरा देखो, यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो धात्विक चालकों में चालकता घट जाती है, क्योंकि इनमें कंपन गति उत्पन्न हो जाती है जो इनकी गति में बाधा पहुंचाती है। और यहाँ ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये अंतर आप कॉपी में करके जाएंगे प्रश्न। देखो, ये पहला चालकता के आधार पर पहला वर्गीकरण हो गया चालक। दूसरा है विद्युतरोधी, विद्युतरोधी या इन्हें कुचालक भी बोलते हैं। ये कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी आदि, ये कहलाते हैं विद्युतरोधी या कुचालक पदार्थ। अब हम चर्चा करते हैं अर्धचालक। चालकता के आधार पर पदार्थों का तीसरा वर्गीकरण है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है। मतलब चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है। उदाहरण देखो, उदाहरण सिलिकॉन। दूसरा उदाहरण जर्मेनियम, Ge, सिलिकॉन का प्रतीक SI, डोपिंग सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड आदि अर्धचालक है। अर्धचालक खूब महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब चौथा वर्गीकरण आ जाओ, अतिचालक। अतिचालक सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, देखो, ऐसे पदार्थ जो कि शून्य प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले होते हैं, अतिचालक कहलाते हैं। अतिचालकों में प्रतिरोध का मान शून्य होता है और उनकी चालकता होती है वो अनंत होती है, अतिचालक। पर ये सामान्य पदार्थ नहीं होते, विशेष परिस्थितियों में बनाए जाते हैं, इनके लिए विशेष परिस्थितियां चाहिए। कौन है अतिचालक, कुछ धातुएं एवं मिश्र धातुएं बहुत कम तापों पर, जैसे 0 डिग्री से 15 केल्विन पर अतिचालक होती हैं। मतलब कुछ धातुएं मिश्र धातुएं हैं जो 0 से 15 बहुत कम ताप, ये केल्विन है, ताप पर अतिचालक होती हैं। और बहुत सारे सेरेमिक पदार्थ एवं मिश्रित ऑक्साइड भी 150 केल्विन जैसे उच्च ताप पर अतिचालकता दर्शाते हैं। या तो बहुत कम 0 से 15 केल्विन पर, या फिर 100 जो सेरेमिक और मिश्रित ऑक्साइड होते हैं वो 150 ताप पर अतिचालकता दर्शाते हैं। चलो, ये हो गया हमारा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला चालक था जिनमें से विद्युत प्रवाह हो सकती थी। अच्छा, और चालक को भी हमने 2 प्रकार किए थे, धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य चालक। धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य में हमने अंतर किया था। धात्विक चालक में चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, विद्युत अपघट्य में आयनों के द्वारा होता है। अच्छा, धात्विक चालकों में सांद्रता नहीं बदलती, धात्विक चालकों में सांद्रता नहीं बदलती, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। वहाँ आयनिक विद्युत अपघट्य चालकों में
रासायनिक परिवर्तन होता है। धात्विक चालकों की ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है और विद्युत घट्टियों की बढ़ती है। चलो, फिर इसके बाद में हमने किया था विद्युतरोध या कुचालक, जिनमें से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता। तीसरा अर्धचालक कर लिया, चौथा अतिचालक कर लिया। अब हम लेते हैं विद्युत घट्टे। हमने जो विद्युत घट्टे चालक किए थे उनमें विद्युत घट्टियों का वर्गीकरण। विद्युत घट्टे ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, ये जलीय या गलित अवस्था में ही करते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है परबल विद्युत घट्टे। परबल विद्युत घट्टे, परबल विद्युत घट्टे कौन से पदार्थ होते हैं? जो विलयन में पूर्णतया आयनों में वियोजित हो जाते हैं। परबल विद्युत घट्टे कौन से हो गए? जो विलयन में पूर्णतया आयनों में वियोजित हो जाते हैं। उदाहरण देखो, NaCl, KCl, HCl, KNO3। अच्छा, अब दुर्बल विद्युत घट्टे देखो, जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत नहीं होते। और इनके उदाहरण कौन से हैं? CH3COOH, NH4OH, HCN, ZnCl4। अर्थात परबल विद्युत घट्टे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और दुर्बल विद्युत घट्टे बहुत कम आयनित होते हैं। अच्छा, इनके जो वियोजन की मात्रा है वह आयनन कहलाता है, वियोजन या आयनन, और जिसको अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिनको अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं।